हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रिमाइंडर से सम्मान विज्ञान पढ़ेंगे। जो आज का क्लास पार्ट थर्ड क्लास होगा। पार्ट वन और पार्ट टू क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसमें हम पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर से पार्ट थर्ड पर करेंगे। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में विमीय सूत्र निकालने के लिए विमीय सूत्र पढ़ेंगे। विमीय सूत्र। आज का क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आज का क्वेश्चन है यहाँ पे वेग का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र जो करेंगे तो ये पार्ट फोर पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा mL/t-1। तनाव का विमीय सूत्र हो जाएगा mL/t-2। शक्ति का विमीय सूत्र होगा mL/2t-3। प्रतिबल का विमीय सूत्र होगा mL-1t-2। चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे विमीय सूत्र हो जाएगा mL/2t-2a-2। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा mL/2t-2a-2। चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र होगा mt-2a-1। mt-2a-1। प्रेरकत्व का यहाँ पे विमीय सूत्र होगा mL/2t-2a-2। आगे यहाँ पे है प्रतिरोध का विमीय सूत्र होगा mL/2t-3a-2। विभव और विभवांतर का विमीय सूत्र होता है mL/2t-3a-1। mL/2t-3a-1। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है m0L/2t-2। विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है m0L/2t-2k-1। m0L/2t-2k-1। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है mL/2। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होगा mL-1t-1। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा mL/2। जड़त्व आघूर्ण। आवृत्ति का विमीय सूत्र होगा t-1। बल का विमीय सूत्र होगा mL/2। भार यहाँ पे है तो भार का विमीय सूत्र हो जाएगा mL/2। दाब का विमीय सूत्र होगा mL-1t-2। कार्य का विमीय सूत्र होगा mL/2t-2। कार्य का विमीय सूत्र होगा। ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा mL-2t-2। आवेग का विमीय सूत्र होगा mL/1। आगे संवेग का विमीय सूत्र होगा mL/1। प्लांक नियतांक का हो जाएगा mL/2t-1। त्वरण का विमीय सूत्र होगा m0L/2/LT-2। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा mL/2t-1।
सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र होगा m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होगा ml-1 T-2, ml-1 T-2। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र होगा ml2 T-1। आगे यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर का विमीय सूत्र होगा ml-2। तो आज के वीडियो में विमीय सूत्र यहाँ पे समाप्त हो गया। जब क्लास कराएंगे तो विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है ये हम बताएंगे। तो अब आगे है यहाँ पे भौतिक शास्त्र के प्रमुख नियम एवं सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या बोलता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम ये जो क्या कहता है, तो यहाँ पे है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी। यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। तो जो वस्तु जैसा है जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहिए, जबकि उस पे बाह्य बल नहीं लगेगा, तब उसको हम बोलेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या बोलता है? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, तब उसको हम न्यूटन का द्वितीय गति नियम बोलते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसको हम न्यूटन का तृतीय गति नियम बोलेंगे। जैसे हम दीवार पे गेंद मारेंगे तो गेंद वापस में हमारी तरफ लौट के चला आएगा, तो इसी को हम तृतीय नियम बोलेंगे। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, तो उसी को हम न्यूटन का तृतीय नियम गति कहेंगे। अब आगे है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ये गेंद है, जब इसमें कोई बाह्य बल मतलब टक्कर नहीं लगा हो तो इसका संवेग और टक्कर लगने के बाद जब ये घड़क के यहाँ पे चले आए, यहाँ भी स्थिर हो जाएगा, तो इसका संवेग और इसका संवेग दोनों बराबर होता है। बीच का संवेग कुछ भी हो, लेकिन यहाँ का वेग और यहाँ का संवेग दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल अन्य रूपों में प्रकट होती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट की जा सकती है। तो ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है। तो आगे है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आगे यहाँ पे है, ग्रह के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रह के गति के संबंध का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे केपलर ने किया था। द्रव के भीतर दाब संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? द्रव के भीतर दाब संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस पास्कल ने किया था। आगे यहाँ पे है, ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। और जलीय ब्रेक बराबर होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। जलीय ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आगे यहाँ पे है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। लीवर का सिद्धांत किसने दिया था? लीवर का सिद्धांत आर्किमिडीज ने ही दिया था। आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत भी आर्किमिडीज ने ही दिया था। अब आगे है बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत। तो यहाँ पे जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग हर हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। का योग क्या रहेगा? नियत होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफार्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खींचा जाता है। किसके कारण खींचा जाता है? ये बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जो है ये खींचा जाता है। हेलीकॉप्टर का उड़ना किस पर आधारित है? हेलीकॉप्टर का उड़ना किस पर आधारित है? ये बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत पे आधारित है। हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम किससे संबंधित है? यह प्रत्यास्थता से संबंधित है। हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। तो ये माइकलसन का मार्ले का नियम है। माइकलसन का मार्ले का नियम है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे में यहाँ हो जाएगा, एक उधर से गाड़ी आती है सीटी मारते हुए और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। जैसे में यहाँ पे एक आदमी जैसे में खड़ा हुआ है और यहाँ से ये गाड़ी पास हो जाती है और ये पास होते होते ये बहुत दूर चली जाती है। तो इसकी सीटी की आवाज़ क्या होता है? धीरे धीरे ये आदमी को कम सुनाई देने पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, किसके कारण एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है? किसके कारण ये होता है? ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम संबंधित है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम संबंधित है। तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह ऊष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? ऊष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है?
ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सीवेग के प्रभाव पर आधारित है। सीवेग के प्रभाव पर आधारित है। सूर्य के तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? यह स्टीफन का नियम से प्रयोग किया जाता है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम है? अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम है? यह किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? यह मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? यह आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। कूलाम का नियम क्या है? कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। ठीक है। ओम का नियम है कि स्थिर ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। ओम का नियम है यह। आगे स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ये अपवर्तनांक से संबंधित है। स्नेल का नियम अपवर्तनांक से संबंधित है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी निहित होती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी निहित होती है। ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में लेंज का नियम किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। गणित अनुपात का सिद्धांत किसने दिया था? गुणित अनुपात का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो यह एडविन हबल ने दिया था। एडविन हबल ने दिया था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। विल्सन का प्रभाव किससे संबंधित है? विल्सन का प्रभाव किससे संबंधित है? ये सूर्य के धब्बे से संबंधित है। सूर्य के धब्बे से संबंधित है। प्रकाशीय केज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय केज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? यह द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे। आगे है कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने दिया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस नियम द्वारा की जाती है? ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस नियम द्वारा की जाती है? तो ये डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किस सिद्धांत पर की? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किस सिद्धांत पर की? तो यह क्वांटम सिद्धांत पर की थी। क्वांटम सिद्धांत पर की थी। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर एरियल वेग के नियम रहने का नियम भौतिक के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियम रहने का नियम भौतिक के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण पर। कोणीय संवेग संरक्षण पर। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है?
प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ये हो जाएगा लेंज के नियम से। लेंज के नियम से। रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। आगे है, तारों की ताप का मापने के लिए माप के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तारों की ताप का माप के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वियन का विस्थापन नियम, वियन का विस्थापन नियम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से है मोशन पढ़ेंगे गति। मोशन पढ़ेंगे गति। गति तो विराम तथा गति दोनों पद आपेक्षिक या रिलेटिव है। विराम और जो गति है दोनों पद आपेक्षिक होता है या रिलेटिव होता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को हम विराम या रेस्ट में कहा जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? विराम या रेस्ट कर रहा है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदले तो उस वस्तु को हम अन्य वस्तुओं के सापेक्ष गति या मोशन में कहेंगे कि वो मोशन में गति कर रहा है। ठीक है। आगे है कि किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के सदिश को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी निर्देश तंत्र में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के सदिश को उस वस्तु का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे में हम मान लेते हैं एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इसको यहाँ पे जाना है, इस जगह पे जाना है, तो ये सीधा सीधा एक रास्ता है और ये घूम के रास्ता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ ये सीधा, ये यहाँ से सीधा जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता जो है ये हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन सदिश का परिमाण दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सरल रेखीय दूरी के बराबर होता है। ठीक है। विस्थापन सदिश का परिमाण दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सरल रेखीय दूरी के बराबर होता है। आगे है, वास्तविक गति पथ की लंबाई को तय की गई दूरी डिस्टेंस कवरेज कहा जाता है। तय की गई दूरी कहा जाता है। विस्थापित गति पथ की लंबाई को तय की गई दूरी कहा जाता है या डिस्टेंस कवरेज कहा जाता है। किसी वस्तु की चाल एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की चाल एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। आगे है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। किसी वस्तु का वेग जो है समान भी हो सकता है, वो समान भी हो सकता है। एक समान चाल में एक समान वेग अंतर्निहित नहीं है। एक समान चाल में एक समान वेग अंतर्निहित नहीं है, किंतु एक समान वेग में एक समान चाल अंतर्निहित है। जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो उनमें किसी एक का दूसरी की अपेक्षा जो वेग होता है
उसे आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो उनमें किसी एक का दूसरी की अपेक्षा जो वेग होता है उसे आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है तब औसत वेग को प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण धनात्मक लिया जाता है, परंतु यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो उसे त्वरित गति कहते हैं, परंतु यदि समय के साथ घटता है तो उसे मंदित गति कहते हैं। यदि एक सरल रेखा पर गतिमान वस्तु का त्वरण अचर कांस्टेंट हो तो वस्तु समरूप त्वरण से गतिमान कही जाती है। यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु को विराम कहा जाता है। यदि वेग समय या चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि वेग समय और चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की गति एक समान कही जाती है। चाल समय ग्राफ की ढाल त्वरण का परिणाम देती है और इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। वह गति जिसमें वस्तु या कण का गतिपथ वृत्ताकार हो तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अर्थात चाल अचर रहता है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। जब कोई वस्तु या कण एक वृत्त पर चलता है तो समय के साथ वृत्त के केंद्र से वस्तु या कण को मिलाने वाली त्रिज्या या ध्रुवांतर के घूमने के कोण के परिवर्तन की दर को उसका कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात में कोणीय वेग बराबर हो जाएगा ध्रुवांतर के घूमने का कोण बटा व्यतीत समय, जितना समय लगा। रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या गुना कोणीय वेग, त्रिज्या गुना कोणीय वेग। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम करेंगे पार्ट 4 में करेंगे पेज नंबर 6 से 8 तक करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वॉचिंग फॉर थैंक्स दिस वीडियो।